गुड इवनिंग बच्चों। हाँ जी बेटा। 2 हेलो। हाँ बच्चों, ये एग्जाम्पल किए थे आप लोगों ने, एग्जाम्पल किए थे। चलिए अब मुझे बताइए, ये जो एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल बताना है क्या? मैं इसको नंबर दे देता हूं। ए वाला एग्जाम्पल बताना है बच्चों, एग्जाम्पल ए बताना है क्या? बताना है। देखो बच्चों सुनो, इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए। फिर इसमें देखिए बेटा, आपका अगर ध्यान दो, देखो नंबर 1 ये हुआ बच्चों, है ना। नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये आया क्या? बोलो बच्चों, ये आया क्या? है ना। अब देखो, आप ऐसा कर सकते हो, 1 को 4 के साथ एक्सचेंज और 3 को 2 के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, तो कर दीजिए बच्चों। देखिए इस तरह से कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, F यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ गया, ठीक है। CH2Br यहाँ आ गया और CH3 यहाँ आ गया बच्चों। अब देखो 1 2 3 4, ये इस तरह की पिक्चर बन गई। बोलो बच्चों, ऐसा आ गया क्या? ऐसा आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, अगला जो है, अगले में ये आर आ रहा है और ये एस आ रहा है। अब बोलो इसको बताना है क्या? पी वाला बता रहा है बच्चों, पी वाला बताना है क्या? किसी को भी डाउट है तो बोल जाओ। देखो, अगर आप इसको नंबर 1 दोगे, इसको नंबर 2 दोगे, इसको 3, इसको 4, तो ऐसे चलोगे बच्चों आप। देखो आना तो क्या चाहिए था बच्चों, इस कार्बन के लिए जिसमें मैंने ये एरो लगा रखा है, आर आना चाहिए था ना। लेकिन एस क्यों लिखा, बताओ बच्चों, एस क्यों लिखा? कौन बताएगा? नंबर 4 देखो बच्चों, नंबर 4 कौन से बॉन्ड पर है ना, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये जो नेक्स्ट सी वाला है ना बेटा, नेक्स्ट सी वाले का आ रहा है एस और एस, इसका भी एस आ रहा है, इसका भी एस आ रहा है। क्या ये बताना है? क्या ये बताना है? बताना है, ठीक है चलो बता देता हूं। देखो बेटा सुनो, इसको कैसे करेंगे समझ लीजिए बेटा। इसको, इसमें बच्चों को दिक्कत आई होगी क्योंकि एक में एच जो है ना वो प्लेन वाली लाइन में, कोई बात नहीं बेटा। देखो सुनो, सबसे पहले देखो बेटा, इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, इसको 3, इसको 4, तो 1 2 3 4, है ना। चलना चाहिए था, आर आना चाहिए था, तो इसके लिए ऐसा आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा, इसको थोड़ा सा
मैं समझा देता हूं। देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह से है बच्चों। अब देखो बेटा, आप इसको नंबर 1 दोगे क्लोरीन वाले को, ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे, इसको नंबर 2 दोगे, है ना, इसको 3 दोगे और इसको 4 दोगे, यही करोगे ना इस कार्बन के लिए बच्चों, बताओ इस कार्बन के लिए ही करोगे। अब देखो बेटा क्या करना पड़ेगा आपको, आपका जो नंबर 4 है ना, उस नंबर 4 को एक्सचेंज करते हैं। तो देखो 4 और 3 को एक्सचेंज कर दो, है ना बेटा, और 2 और 1 को एक्सचेंज कर दो, कर सकते हैं। तो देखो बेटा ऐसे करो, तो देखिए ये 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ चला गया और 4 इधर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? अब बताओ, देखो ये इस तरह से, बोलो बच्चों क्या आ गया, ऐसा आ गया क्या? आ गया बच्चों, क्लियर है क्या? चलिए अगला बताओ बच्चों, अगला बताना है क्या? देखो अगला, अगला तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको समझ में आया बच्चों? देखो ये जो है, ये क्या है बच्चों, याद करो, ये है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और ये क्या है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, है बच्चों, है ना, है बेटा। आप याद कीजिए, मैंने कल भी ये समझाया था कि जैसे देखो सुनो, जो ये आपके सामने था, जब आपने इसको कन्वर्ट किया था, आप इसको पीछे लेके गए ना, पीछे लेके गए, अरे बेटा दिख रहा है क्या? ये देखो ये आपके सामने है। आपने इसको कन्वर्ट किया फीचर प्रोजेक्शन में, तो आप इसको पीछे लेके गए। ये जो नीचे की तरफ थे, ये दोनों नीचे थे, जब आपने इसको दबाया तो ये बाहर की तरफ आए ना, याद है क्या? बोलो बच्चों याद है क्या? वर्टिकल लाइन जो थी वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर थी, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर थी। तो एक तरह से ये भी वही है प्रोजेक्शन, एक तरह से ये भी प्रोजेक्शन वही है ना बच्चों? समझ में आया क्या? आया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, इसको नंबर 1 दोगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, नंबर 4 यही है, ऐसे घूमेंगे आप 1 2 3, है ना। देखो 4 का कोई ऑर्डर नहीं है, पहले 1 से 2 की तरफ जाना है, 2 से 3 की तरफ जाना है, ऐसे नहीं 1 3 2 मत बना देना कि पहले 1 से आप ब्रोमीन से इथाइल की तरफ चले गए। तो बोलो बच्चों क्या आ गया इसमें, ऐसा आ गया क्या? ऐसा आ गया बच्चों? चलो अब बताओ बच्चों, इस अगले में बताना है क्या? अगले को बताना है क्या? अरे बोलो तो सही। देखो ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो इसमें ये आ रहा बच्चों 2R और 3S आ रहा है क्या? 2R और 3S। देखो बच्चों सुनो, क्या करोगे, जो सेकंड कार्बन है ना, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये H है, ये COH है, और ये Br है। फिर देखिए बच्चों ये CH है ना, Cn और O, मैंने इसको ऐसे ले लिया बेटा सेकंड वाले कार्बन को। अब देखो बेटा इसको मैंने नंबर 1 दिया, तो कंफर्म है, नंबर 2 इसको दूंगा, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे चलूंगा मैं। बोलो बच्चों, आना चाहिए था S, लेकिन आएगा क्या? अरे आना चाहिए था S, लेकिन R आएगा क्या? समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, ये क्या आएगा, ये आएगा 2R, आ गया। अब देखो बेटा, अब जो नीचे वाला है ना, उसको देखो H Cn OH, ये मेरे पास CH Br और ये है COH, है बच्चों। अब देखो इसमें नंबर 1 आप इसको दोगे, नंबर 2 इसको दोगे, नंबर 3, नंबर 4, तो 1 से 2, 2 से 3, आना चाहिए था R, है ना, लेकिन आएगा
एस। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, अरे समझ में आया? ठीक है, चलिए अब बोलो, अगला कर लोगे क्या? अगला तो ऐसा ही है, कर लोगे या बताऊं? देखो बेटा, इसका ये आएगा 2s 3s। कर लोगे या बताऊं? जल्दी बोलो। चलिए अगला बताओ बच्चों, अगला बताओ। अब देखो, अगले में एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी। अगला जो बना रखा है ना, उसमें क्या चीज आपको सीखनी पड़ेगी? देखो बेटा, यहाँ ये जो CS3 है ना, इसका मतलब जो अब H बचा हुआ है वो डैश बॉन्ड पर नहीं होगा, वो वेज बॉन्ड पे होगा। होगा ना बच्चों? क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी? बैठ गई क्या? बोलो, बैठ गई दिमाग में ये बात? ठीक है। एंड देन आप देखिए बच्चों, इसमें इसमें H किस पर होगा? इसमें H इस पर होगा। अब कर लोगे या करवाऊं? बोलो। अरे हाँ ना तो बोलो, बताना है या नहीं बताना? किसी को भी डाउट है बोल जाओ। कर लेंगे पक्का? आंसर और बताऊं मैं इसकी? ये देखो बेटा सुनो, इसमें ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये देखो बेटा ऐसे चले अपन। इसका आना चाहिए था आर, लेकिन आएगा ऐसा आएगा बच्चों। क्यों आ रहा है? दिख ही रहा है, क्योंकि नंबर 4 आपका किस पे जा गया? वेज बॉन्ड पर आ गया। फिर इसमें देखो, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखो, नंबर 1 आप इसको दोगे, ठीक है। फिर नंबर 2 आप कंफर्म है इसको दोगे, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो आप ऐसे चलोगे, है ना? इसमें क्या आ जाएगा? इसमें भी आ जाएगा आपका, ऐसा आ जाएगा। आ जाएगा क्या? आ गया क्या? तो दोनों में एस एस आया। चलिए अब बताओ, रिंग वाला, रिंग वाले में कैसे करोगे? देखो बेटा सुनो, यहाँ CS3 है, तो इस कार्बन पर एक H भी होगा ना? होगा बच्चों। तो वो जो H है वो हमारे अकॉर्डिंग फिर डैश बॉन्ड पे होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, आप एक काम करो, ऐसे ले लो, देखो ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब देखिए बेटा सुनिए, इधर ये H है, ये CH3 है ना? और ये CH के साथ Br है, और इधर ये CH2 है, और फिर आगे CH2 है। अब हमें डिसाइड करना है इसको। तो देखो बेटा सुनो, सबसे पहले इस कार्बन से, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है ना? तो आगे वाला देखते हैं। तो आगे वाले में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो सुनो, क्या करेंगे? इसको नंबर 1 देंगे बेटा, ठीक है। इसको नंबर 2 देंगे, इसको 3, और इसको 4। तो बोलो बच्चों, ऐसा आएगा क्या? ऐसा आएगा इस कार्बन का? बोलो, आएगा क्या? क्या ये सही किया है मैंने? इस कार्बन का क्या मैंने सही किया है? अब नीचे वाले का देखो बेटा, नीचे वाले में ये H आ जाएगा। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, सुनिए, ये मेरे पास है ना, ये मेरे पास, ठीक है। अब नंबर 1 इसको दूंगा, ठीक है। फिर देखो बेटा सुनो, अब नंबर 2
ऊपर वाले कार्बन को देंगे बच्चों, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला कार्बन देखो क्या हो गया आपका 3 डिग्री हो गया, और इधर ये 2 डिग्री है, और ये तो देखो बेटा कैसे चले अपन, ये 4 हो गया, तो आप 1 2 3 4 ऐसे चले। आना चाहिए था S, लेकिन आएगा क्या? आएगा क्या? R आएगा ना? बोलो, R आ जाएगा? ये समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? अरे RS कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई क्या? पक्का? आगे चलें? ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन लेते हैं DL कॉन्फ़िगरेशन। DL कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चों, एक तो हमने पढ़ा था RS कॉन्फ़िगरेशन, एक अपन पढ़ रहे हैं DL कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल D कैपिटल L, ठीक है ना? तो ये बच्चों एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। रिलेटिव का मतलब समझ रहे हो? किसी एक स्टैंडर्ड अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में देंगे बच्चों अपन, ठीक है ना? तो क्या लिखा हुआ है? इट इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखो नीचे ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखा हुआ बच्चों आपके सामने, ठीक है ना? तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में देखो बेटा, जब OH राइट साइड हो और H लेफ्ट साइड हो कायरल कार्बन पर, दिख रहा है आपको? OH राइट साइड और H लेफ्ट, तो उसको D बोला जाएगा। ये कैपिटल D है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना? कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन को बता रहा था, और स्मॉल d आपकी रोटेशन की डायरेक्शन को बता रहा था। दोनों अलग अलग है, पता है ना? दोनों अलग अलग है बच्चों, ठीक है? अब देखो यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या हो रहा है? OH किधर चला गया? OH किधर चला गया बच्चों? OH चला गया लेफ्ट साइड और H, तो इसको बोल रहे हैं अपन L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? अब देखो बेटा इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको? ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन आपकी किसको इंडिकेट करती है? पेरेंट कार्बन चेन को। किसको इंडिकेट करती है? पेरेंट कार्बन चेन को। और जो इसका टॉप मोस्ट ग्रुप है ना, वर्टिकल लाइन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो करता है आपके मेन फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट। किसको इंडिकेट करता है बच्चों? मेन फंक्शनल ग्रुप को। समझ में आ रहा है? तो क्या कह रहे हैं? वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स पेरेंट कार्बन चेन एंड टॉप एंड ऑफ द वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स टू मेन फंक्शनल ग्रुप। एक बात बताओ बच्चों, एल्डिहाइड और अल्कोहल में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? बताओ बच्चों, एल्डिहाइड और अल्कोहल में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड है ना, तो ऊपर रखा हुआ है, और ये कार्बन चेन बनी हुई है, देख लीजिए आप, ठीक है? फिर देखिए, इफ वर्टिकल लाइन एंड टॉप एंड इज नॉट कंपेरेबल विद स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना? अब मान लो कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जिसमें आपकी जो वर्टिकल लाइन है वो पेरेंट कार्बन चेन को इंडिकेट नहीं कर रही, या जो सीनियर मोस्ट ग्रुप है वो एकदम टॉप मोस्ट पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम एक्सचेंज मेथड से उसको स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बदल लेंगे। तो एक्सचेंज वाले तो मैंने फंडे सिखाए थे आपको, याद है क्या? एक्सचेंज वाले फंडे सिखाए थे। इवन नंबर एक्सचेंज से कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आता, नहीं आता ना? कल पढ़ाया था बच्चों, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, और एक को फिक्स रखे, बाकी तीनों को घुमा दो, आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता ना? नहीं आता ना बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, आगे क्या कह रहा है कि एक होता है अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड में बच्चों OH नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा NH2 ग्रुप, ठीक है ना? अमीनो एसिड में क्या मिलता है? NH2 ग्रुप, ठीक है? तो अमीनो एसिड के केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो कंपेयर आप OH से कर रहे थे ना, वो कंपेयर आपको NH2 से करना है, ठीक है? बात समझ में आ गई? फिर अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंपल सा फंडा आप ये ध्यान रखो बेटा कि जो लास्ट कायरल कार्बन है IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग उस पे आपको अरेंजमेंट देखना है। अब देखो ये बातें तो लिखी हुई है, आप इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। चलो देखो, सबसे पहले बताओ कि जो ये पहला है
ये सही है क्या? इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं दिख रही। देखो आपका जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है वो एकदम ऊपर है, दिख रहा है क्या? अरे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर है, OH राइट साइड है, H लेफ्ट साइड है। क्या बोलूंगा मैं इसको, बताओ क्या बोलूंगा? OH राइट, H लेफ्ट, D बोलेंगे क्या? इसको डी कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं, बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगले में आओ बेटा। अगले में देखो COH यहां आ गया, क्या उस ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपेरेबल है क्या? क्या इस कंपाउंड का कंपेरेबल है? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको चेंज करना पड़ेगा ना। तो एक काम करो, देखो बेटा, इसको तो कर दो फिक्स, कर दिया, और बाकियों को घुमा दो, ये यहां आ जाए, ये यहां आ जाए, और ये यहां आ जाए बेटा। ऐसा करने पर देखिए बेटा क्या हुआ, ध्यान दीजिए, ये COH यहां चला गया, ठीक है, ये H, ये OH, और ये CH3 हो गया क्या? बोलो बच्चों, अब बताओ ये क्या है, ये क्या है? ये D है ना? आया क्या समझ में लॉजिक? चलिए अब बताओ बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट इसको करना है। देखिए इसमें भी एक्सचेंज करना पड़ेगा क्या? नेक्स्ट वाले में भी एक्सचेंज करना पड़ेगा बेटा। कैसे करना पड़ेगा? देखो हम क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं, ये तो ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, ये यहां आ जाए, ये यहां आ जाए, ये यहां आ जाए, ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा करने पर देखो, ये OH, ये H, ये CH3, बोलो क्या सही किया? तो L आ गया। अरे L समझ में आया क्या? ठीक है बच्चों। अब बताओ बच्चों, अगले में क्या करना पड़ेगा? अगले में क्या करना पड़ेगा? देखो बेटा, अगले में एक्सचेंज करना पड़ेगा ना। देखो इसको इनके साथ एक्सचेंज कर दो, ठीक है, और इसको इसके साथ एक्सचेंज कर दो, कर सकते हैं ना? तो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं। इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज से ये इधर आ गया, ये ऊपर चला गया, है ना बच्चों? बोलो क्या सही है? क्या बना ये? डी बना। एक्सचेंज समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। देखो COH का CH2OH के साथ, और OH और H का, हो गया? हो गया बच्चों। चलिए ये इतने एग्जाम्पल में पहले बताओ किस में डाउट है? बोलो बेटा, इतने एग्जाम्पल्स में किस एग्जाम्पल में डाउट है? फटाफट बोल दीजिए। देखो अगर आपने कल ध्यान से सुना है ना एक्सचेंज वाला, तो डाउट आना नहीं चाहिए, है ना? तो डाउट नहीं आना चाहिए। चलो अब देखो बेटा, इस अगले में क्या आ गया? NH2 आ गया ना, NH2 आ गया, तो याद करो NH2 आ गया, तो अब हमें OH की जगह NH2, है ना? ठीक है, आगे बात समझ में? तो अब बताओ बेटा क्या करेंगे? इसमें क्या हो जाएगा? ये L हो गया क्या? हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए अगला बताओ बच्चों, अगले को कैसे करोगे? अगले को कैसे करना पड़ेगा? एक्सचेंज करना पड़ेगा, इसको तो कर दो फिक्स, कर दिया बेटा। फिर देखिए बाकियों को घुमा दो, ठीक है, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, और ये यहां NH2, ठीक है, COH, और ये हो गया बच्चों। हो गया? हो गया है क्या? तो ये भी है, L है बच्चों। आगे बात समझ में? ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, इस कंपाउंड को देखो, देखो इस कंपाउंड में अगर आप ध्यान दो ना, तो 1 2 3 4 5 6, अब देखो बेटा इसमें ये टोटल इतने कायरल कार्बन है बच्चों, है। तो लास्ट कायरल कार्बन कौन सा हुआ? लास्ट कायरल कार्बन कौन सा हुआ? फिफ्थ हुआ ना? फिफ्थ हुआ बच्चों।
इस फिफ्थ के बेसिस पर हमें इसको करना पड़ेगा बच्चों। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये हो गया डी ग्लूकोज, हो गया क्या, ठीक है। अब देखो बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 है बच्चों। इसमें देखो बेटा, आपका कायरल कार्बन एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये भी कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, ये भी कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, डी कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों। तो ये डी फ्रक्टोज हो गया। आगे है क्या, मेरे हिसाब से ये तो काफी सिंपल सा था। बोलो बच्चों, ये जो था वो काफी सिंपल सा था। आई थिंक इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे है क्या समझ में, ये कैपिटल डी कैपिटल एल, आई थिंक आप बायोलॉजी में भी काम लेते हो ना बेटा, लेते हो। आ गया सबको समझ में, इतना कोई डाउट नहीं है। चलिए अब देखो बेटा, एक बात सुनो, देखो जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक डीएल है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। तो बेटा ये जो भी सिस्टम है ना, ये जो भी सिस्टम है, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट सिस्टम है ना। ये सिस्टम कैसे है, इंडिपेंडेंट सिस्टम है ना। इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, नो रिलेशन विद ईच अदर, ठीक है ना। ये सिस्टम हमेशा और हमेशा क्या है, नो रिलेशन विद ईच अदर। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कैपिटल डी है तो वो स्मॉल डी होगा, ऐसा नहीं है। इनका आपस में बच्चों कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्लियर, बोलो बेटा। अरे ये बात समझ में आ गई क्या, चलो ठीक है। अब बेटा एक चीज समझाओ मुझे, मैं एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। एक बात बताओ बच्चों, अभी ये जो कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, ये एक्लिप्स्ड है या स्टेगर्ड है, ये बताओ चलो। ये एक्लिप्स्ड है या स्टेगर्ड है, सारे आंसर दो जिनको ऑर्गेनिक सीखनी है। सारे बच्चे बताओ जिनको ऑर्गेनिक सीखनी है, फटाफट बोलो। बस 4-5 को सीखनी है, बाकी को तो कोई नहीं करना। ये बच्चों एक दूसरे के ठीक आगे पीछे एक्लिप्स्ड है ना, एक्लिप्स्ड है बच्चों, है, कंफर्म है एक्लिप्स्ड। अब मुझे बताओ, हमने जब इसको कन्वर्ट किया था फिशर प्रोजेक्शन में, तो हमने क्या किया था, इसको दबाया था, इसको नीचे की तरफ और इसको ऊपर की तरफ, ऐसा किया था। तो एक बात बताओ बच्चों, हम फिशर प्रोजेक्शन कौन सी अरेंजमेंट से बना रहे हैं, फिशर प्रोजेक्शन कौन सी अरेंजमेंट से बना रहे हैं, एक्लिप्स से बना रहे हैं। इतना तो कंफर्म है बच्चों, एक्लिप्स से बना रहे हैं, पक्का। अब मुझे बताओ, अब एक बात बताना, ये बताओ बच्चों, ये कौन सा अरेंजमेंट है, ये कौन सा अरेंजमेंट है, स्टेगर्ड है ना, स्टेगर्ड है, स्टेगर्ड बोल सकते हैं अपन। आप मुझे बताओ कि क्या आप इससे बना सकते हो क्या, इसको कैसे बनाओगे, देखो बेटा कैसे बनाओगे, नहीं बन सकता ना। समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आ गई क्या। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि फिशर प्रोजेक्शन बाय डिफॉल्ट एक्लिप्स अरेंजमेंट है, क्या ये बात सही है क्या, जो मैंने लाइन बोली क्या आपको समझ में आई। फिशर प्रोजेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या है, एक्लिप्स अरेंजमेंट है। ये बात सबको समझ में आ गई, बोलो बच्चों, आ गई क्या, पक्का, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा सुनो, ये पॉइंट आप ध्यान से सुन लीजिए। मैंने ऐसे बोला, ये पॉइंट बड़ा ही काम का है, जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूं बच्चे बहुत गलती करेंगे। फिशर प्रोजेक्शन इज eclipsed बाय डिफॉल्ट। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया, फिशर प्रोजेक्शन इज eclipsed बाय डिफॉल्ट, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं एक अरेंजमेंट बनाता हूं, उस अरेंजमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए आप।
देखो बेटा, जैसे ये OH है, ये है, ये Cl है, ये, इसमें मुझे बताओ कि क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो बच्चों, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? है ना बच्चों? प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है ना, तो देखो बेटा, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर देखो, इधर Cl है, इस साइड भी Cl है, इधर H है, इस साइड भी H है, ऊपर OH है, नीचे भी OH है, एकदम सेम अरेंजमेंट है। तो बोलो बच्चों, इसमें आप क्या देख रहे हो? ये देखो बेटा, इसमें अच्छे से हमें दिख रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या बच्चों? अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें अपन बोल सकते हैं बच्चों PS प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये वही तो है बेटा, देखो ये वही तो है जो अपन ने इसमें दिखाया है। ये देखो, जिस ग्रुप का आपने खींच के नीचे किया था, ये दोनों इधर व्हाइट है और इधर रेड है, तो अगर आप इसको काटोगे यहां से बीच में से, तो ग्रीन के सामने ग्रीन, रेड के सामने रेड और व्हाइट के सामने व्हाइट। इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा, सुनो, अब मैं एक और बताता हूं, और अब आप देखना, जो बहुत बच्चे कंफर्म गलती करेंगे। बच्चों बताओ, क्या इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? क्या इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है? चित्रक सिंगल, चित्रक सिंगल बता भाई, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है बच्चों? देखो, बच्चों को दिख रहा है कि देखो सर, ये रहा, फिर ये रहा, एंड फिर ये रहा है, उनको लग रहा है। लेकिन देखो बेटा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैं आपको समझाता हूं, बहुत अच्छे से सुनना। देखो, मैं क्या कर रहा हूं, इस बात को आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। आपने इसमें तो हाँ भरी थी ना, इसमें तो आपने हाँ भरी है कि भैया जो फीचर प्रोजेक्शन है वो एक्लिप्स है बच्चों। अब मुझे बताओ, क्या ये अरेंजमेंट वही होगी क्या? देखो, आप इधर देखो बेटा, दिख रहा है, ये तो वही है। अब देखो, दोनों क्लोरीन एक दूसरे का अपोजिट चली गई, और दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे का अपोजिट चली गई, चली गई, चली गई ना बच्चों? है तो यही। अब मुझे बताओ, क्या इसमें आपकी वो आ जाएगी क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री? देखो, इन दोनों को ऐसे मिलाओगे, ये ऐसे मिली, रेड वाला ऐसे मिला, और ये ऐसे मिला, तो क्या सारी लाइन एक से पास होगी क्या बच्चों? बोलो। ये देखो, ये तो ऐसे जा रही है, ठीक है, ये ऐसे कंबाइंड हो रही है, और ये ऐसे कंबाइंड हो रही है, क्या सारी पॉइंट्स एक से जा रहे हैं क्या? अरे जा रहे हैं क्या बच्चों? समझ में आया क्या? ईमानदारी से बताओ बेटा, किसको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही काम का है। देखो बेटा, मैंने आपसे वापस क्या बोला, सुनो। फीचर प्रोजेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या है? बोलो बच्चों, फीचर प्रोजेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या है? एक्लिप्स। ये दिमाग में फिट कर लो, ये दिमाग में फिट कर लो। इसका मतलब एकदम ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने, तो देखो ये आमने सामने आमने सामने आमने सामने। अब बेटा, आप इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इसको ऐसे दबाओगे, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, है ना? इस तरह से दबाओगे तो ये कुछ इस तरह की पिक्चर आ जाएगी आपके सामने, ठीक है ना? अब आप देखो बेटा, आपको लग रहा है कि ये तो ऐसे है, तो आ जानी चाहिए, लेकिन ये तो हमने हमारी कन्वीनियंट के लिए इसको 2D में बनाया है। एग्जैक्टली वो 2D है क्या? एग्जैक्टली ये 2D है क्या मॉलिक्यूल? बोलो बच्चों, एग्जैक्टली तो ये 3D है ना? अरे बच्चों, समझ में आ गया है क्या? बोलो। तो भैया, एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि फीचर प्रोजेक्शन में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री मत लगाना। प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री मत लगाना। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, मैंने आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसको। अरे बच्चों, समझ में आ गया है क्या? बोलो बच्चों। देखो, एग्जैक्टली ये इस तरह से है, ये जो स्ट्रक्चर है,
वो कुछ इस तरह से, देखिए अगर आप देखो जैसे ये OH, ये OH है ना, ये Cl, ये Cl, ये H और ये H। क्या मैंने ये अरेंजमेंट सही बनाया है? क्या ये अरेंजमेंट मैंने सही बनाया है इसके अकॉर्डिंग? बोलो बच्चों। अब देखो ये लाइन यहां से जा रही है, ये लाइन यहां से जा रही है और ये लाइन यहां से जा रही है। क्या सारी लाइन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है क्या? OH OH वाली तो नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। अरे बच्चों समझ में आ गया है क्या? बोलो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि COS is not applicable in Fisher projection। ठीक है, ये बात भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, प्राइसलेस बात है ये। अभी भी बता दो अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो। अर्चिता बिनानी समझ में आ गई तेरे को? अर्चिता बिनानी, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, एक बार बताओ, क्या 3 मेंबर की रिंग, 5 मेंबर की रिंग या 7 मेंबर की रिंग में हमें ये वाला फंडा लगाना चाहिए? क्या हमें ये फंडा लगाना चाहिए सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला? 3 मेंबर की रिंग में आमने सामने कोई होगा ही नहीं ना, ओल्ड कार्बन की रिंग में कोई आमने सामने होगा, है ना, है ना। COS is not applicable in Fisher projection and in odd carbon ring, है ना बच्चों? आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो बेटा ये फिशर प्रोजेक्शन की हमने बात की कि जो फिशर प्रोजेक्शन आप दिखा रहे हो एग्जैक्टली वो है क्या, वो 2D है और रियल में वो 3D होता है। और 3D में जब आप उसको इंडिकेट करोगे तो एक्लिप्स कंडीशन में करोगे इंडिकेट, समझ में आ गया? जैसे देखो मुझे अगर इसका बनाना है तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा क्या, मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा, देखो बेटा ये H, ये Cl, ये OH, ये H, ये Cl। तो इसमें क्या आ जाएगी बच्चों? इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है ना। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? हो गया बच्चों? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आइसोमेरिज्म आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएगी एकदम अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अब बेटा आगे चलते हैं अपन। देखो सुनो, मैं बात कर रहा हूं एनिंशियोमेरिज, इसको समझो। ये एनिंशियोमेरिज्म बच्चों 12th में डेफिनेशन आती है आपकी, 12th में डेफिनेशन पूछते हैं। देखो बेटा सुनो ढंग से, सपोज जैसे मैंने एक ये लिया बेटा, ये I, PR, Cl और ये F, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये लिया मैंने, ठीक है। इसमें नंबर 1 इसको दिया, नंबर 2 इसको दिया, नंबर 3 एंड नंबर 4। क्या ये ऐसा आया बच्चों? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया बच्चों? बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? कॉन्फ़िगरेशन क्या आया बच्चों? आ रहा है ना? आया बेटा, ठीक है। अब देखो इसकी मिरर इमेज अगर मैं ये बनाऊं, ठीक है ना, तो इसकी मिरर इमेज ये बनेगी क्या? इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी। मिरर में जो पास होता है वो पास बनता है, जो दूर होता है वो दूर बनता है, ठीक है। तो अब देखो बेटा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इस तरह से चले। बोलो बच्चों ये क्या आ गया? ये ऐसा आ गया, आ गया क्या? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट है, बोल सकता हूं बच्चों, है ना, ये इसकी इमेज है बच्चों, और ये दोनों आइसोमर है बच्चों, ऑब्जेक्ट इमेज। लेकिन एक बात बताओ कि जो इसकी इमेज बनी, क्या वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी क्या? बोलो बच्चों। देखो आपने पहले तो ये बनाया है, ध्यान दीजिए, पहली वाली कंडीशन में तो आपने ये बनाया था, ठीक है, और दूसरी वाली कंडीशन में आपने ये बनाया है। मैं थोड़ा इसको ऐसे दिखा देता हूं,
क्या बनाए हैं, Br, Cl, I और F। क्या ये सुपर इम्पोज हो रही है क्या बेटा, ये बनी हुई थी, इसके ऊपर लाके दूसरी वाली मैंने फिट की, सुपर इम्पोज हुई, हुई क्या, नहीं हुई ना। अरे बच्चों समझ में आई बात, बोलो, आ गया, पक्का, बोलो। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बॉन्ड को चेंज कर दूं, समझ में आ गई बात, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कितने चेंज कर रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों बॉन्ड को अगर मैं चेंज कर दूं तो इवन चेंज कर रहा हूं, इवन चेंज कर रहा हूं ना। तो देखो बेटा सुनो, अगर मैं एक काम करता हूं, इसको समझना ध्यान से, देखिए यहां पर जैसे मैं F को इधर ले गया, I को मैं इधर ले गया, ठीक है, Cl और Br, समझ में आ रहा है। देखो I और F को मैंने एक्सचेंज कर दिया, फिर Br और Cl को मैंने एक्सचेंज कर दिया क्या। तो एक चीज बताओ बच्चों, क्या ऐसा करने पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है क्या, क्या ऐसा करने पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है क्या, नहीं आता ना। अब मुझे बताओ, क्या ये वाली चीज इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी क्या, चेक करो, इसको आप वहां पे उठा के रखो, Cl और Br तो हो गए, लेकिन I और F नहीं हुए ना बच्चों, अरे I और F तो नहीं हुए ना, नहीं हुए ना, पक्का, कंफर्म, समझ में आ गया बच्चों, अरे बच्चों समझ में आ गया। तो देखो अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं, देखिए क्या, स्टीरियो आइसोमर्स है ना, which have known super imposable object image relationship with each other, है ना। क्या ये बात आपको समझ में आई, स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशनशिप विद ईच अदर, है ना। अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए, enantiomers of a particular compound always have opposite configuration on chiral carbon, ठीक है। क्या ये बात भी सही है, देखो बेटा, ए का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, दूसरे का ऐसा आ रहा है, ये बात समझ में आ गई, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, एक चीज और सुनना, ध्यान से सुनना, है ना। मान लो मैं कहता हूं कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन, मैं ऐसा कहता हूं कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन सपोज +50 डिग्री आएगा, तो बच्चों बताओ उधर वाले का क्या आएगा, बताओ, -50 आएगा ना, अपोजिट आएगा ना, तो इसका बच्चों आएगा -50 डिग्री, कह सकता हूं। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि देखो, enantiomers of a particular compound always have equal rotation with opposite sign। क्या ये इतनी बातें आपको सबको समझ में आई बच्चों, stereoisomers which have non-superimposable object image relationship with each other, enantiomers of a particular compound always have opposite configuration on chiral carbon, ठीक है। फिर लिखा है enantiomers of a particular compound always have equal rotation with opposite sign, बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, मैं ये भी कह सकता हूं कि enantiomers of a compound are always optically active,
ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो आप या तो उसको डी बोल सकते हो या उसको एल बोल सकते हो। बोलो ये बात सही है क्या? एनेंशियोमर्स ऑफ ए कंपाउंड आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो बच्चों, अरे समझ में आ गया? अब देखो बेटा, एक चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। एक कंपाउंड के एनेंशियोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होनी है ना। एक काम करता हूं, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। देखो देखिए, ये लिया बेटा मैंने, ठीक है, और इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो बेटा, अगर आप इसको ध्यान दो तो ये नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2 हुआ, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे चले अपन। बोलो बच्चों, ये आया आर कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका कंफर्म है एस आ जाएगा। आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? तो एनेंशियोमर्स ऑफ ए कंपाउंड आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अब मैंने ये बोला कि देखो बेटा, ये जो दोनों एनेंशियोमर है, इनमें अगर आप ध्यान दो तो एक बात बताओ बच्चों कि दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है सिमिलर है ना? फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है ना बच्चों? अब मुझे बताओ, जब फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आएगी? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आएगी? सिमिलर आएगी ना? अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये जितने भी ग्रुप्स हैं इनका अरेंजमेंट वैसे ही आ रहा है ना? अरेंजमेंट में भी कोई चेंज थोड़ी ना आ रहा है। अरे अरेंजमेंट भी तो वैसे ही आ रहा है ना। जैसे देखो सुनो, इसको यहां समझो। यहां मैं अगर बोलूं कि आई और सी एल 90 पर है, तो ये आई और सी एल इधर भी तो क्या है, 90 पर ही है ना? अरे बोलो बच्चों, अगर आप इस अरेंजमेंट समझना चाहो, है ना? जैसे मैं कहता हूं सी एल और बी आर, इधर सी एल और बी आर आपस में 180 पर है, इधर भी सी एल और बी आर 180 पर है। तो क्या अरेंजमेंट में कोई चेंज आया? नहीं आया। तो बच्चों अरेंजमेंट में चेंज नहीं आया, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? बताओ बच्चों, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हुई। अब मुझे बताओ, देखो केमिकल सिमिलर, तो केमिकल मेथड से हम इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। फिजिकल सिमिलर, हम फिजिकल मेथड से भी इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो देखो क्या बोलेंगे अपन, अपन ये बोलेंगे enantiomers of a particular compound have same chemical properties and physical properties। बोलो सही है? सीपी मतलब केमिकल, पीपी मतलब फिजिकल, है ना? it means enantiomers of a particular compound cannot be separated by any physical method like fractional distillation and fractional crystallization। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी बच्चों? Enantiomers of a particular compound have same chemical properties and physical properties. It means enantiomers of a particular compound cannot be separated by any physical method like fractional distillation and fractional crystallization। क्लियर बच्चों? बोलो क्लियर? पक्का क्लियर है क्या? बोलो भाई। अब देखो बेटा सुनो,
अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे देखो बेटा, CH3 CH2 CH2 एक काम करता हूं मैं, है ना, मैं इसको ऐसे नहीं लिखता। देखो बेटा सुनो, मेरे पास है ब्यूटेन है, ठीक है, इसका मैंने क्लोरीनेशन करना है, ठीक है, और वो क्लोरीनेशन कैसा करना है, मोनोक्लोरीनेशन, ठीक है। तो एम आइसोमर बने, है ना, और एम आइसोमर्स का हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, ठीक है, तो हमें एन आइसोमर मिले। तो एम और एन की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों ब्यूटेन के इटसेल्फ कितने आइसोमर होते हैं बच्चों, बताओ, ब्यूटेन के इटसेल्फ कितने आइसोमर होते हैं, बताओ बच्चों, ब्यूटेन के इटसेल्फ कितने आइसोमर होते हैं। अरे ब्यूटेन के पूछे अर्चिता, ब्यूटेन के 2 होते हैं। अच्छा ब्यूटेन से टोटल रेडिकल कितने बनते हैं, ब्यूटेन से टोटल रेडिकल कितने बनते हैं, तो आंसर 4 जाएगा, जाएगा। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान से सुनना, देखो बेटा, जैसे मेरे पास ये है बेटा, एक तो ये है, तो एक तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, बच्चों, ठीक है। फिर देखो बेटा सुनो, एक ये था हमारे पास, ठीक है, तो एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। पहले ये तो आपको आने चाहिए बेटा, कायरल कार्बन आपने सीखा है, कायरल कार्बन आपने सीखा है ना, आपने रेडिकल बनाने भी सीखे हैं बच्चों, रेडिकल बनाने सीखे। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ईमानदारी से बताओ कि क्या इस फर्स्ट कंपाउंड में सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ किस कंपाउंड में कायरल कार्बन दिख रहा है आपको, देख के बताओ बच्चों, किस कंपाउंड में कोई कायरल कार्बन दिख रहा है, ध्यान दो बच्चों, सिर्फ और सिर्फ सेकंड नंबर वाले में दिख रहा है, ये दिख रहा है, सेकंड नंबर वाला में दिख रहा है। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान सुनो, मैंने आपसे एक पॉइंट बोला था कि अगर किसी भी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन आता है ना, तो वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या मैंने ऐसा पॉइंट बोला था कभी, बोलो बच्चों, ऐसा पॉइंट मैंने बोला था कि अगर एक कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसके कौन सा आइसोमर बनते हैं बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो 2 आइसोमर बनेंगे, एक डी और एक एल। अभी ये लिखा है ना, ये देखो, अब ये लिखा था ना, एनेंशियोमर्स ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, 2 बनेंगे ना बच्चों, अरे 2 बनेंगे क्या उस कंपाउंड के, बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई, है ना। देखो मैं आपको एक ये भी लिख देता हूं यहाँ पे पॉइंट, कि इफ ए कंपाउंड हैज ओनली 1 chiral carbon, then it is always so enantiomerism, ठीक है ना, then it will always show enantiomerism। बोलो बच्चों ठीक है, बात समझ में आएगी। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं m की वैल्यू बोलूं तो मैं बेटा इसको लिखूंगा 1 + 2 + 1 + 1, मैं इसको 5 लिख रहा हूं बच्चों। ये 5 क्यों लिखा, समझ में आया क्या, बोलो बच्चों, अरे 5 क्यों लिखा, समझ में आया क्या। देखो बेटा फर्स्ट वाले में ये है, लेकिन बच्चों सेकंड वाले में 2 लिखेंगे, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला, क्या ये मामला बैठा दिमाग में। अब मुझे बताओ एन की बात करते हैं, तो देखो जितने एम आइसोमर्स बने, क्या इन आइसोमर्स को अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं क्या अपन इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना।
अरे बच्चों नहीं कर पाएंगे, चेक करो। तो फिर हमें कितने मिलेंगे, हमें कितने मिलेंगे फिर? सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो फिर 4 ही मिलेंगे ना। अरे 5 कैसे मिलेंगे? 5 मिलने का मतलब तो आपने सेपरेट कर लिया, 4 ही मिलेंगे ना। बोलो बच्चों, बोलो। तो देखो 4 ही मिलेंगे ना। क्यों? बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। एनिंशियोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, सही है ना। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एनिंशियोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया। मुझे एक फटाफट एक काम करो, मेरे पास ये है पेंटेन, पेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन करना है, ठीक है। ठीक है, तो एम आइसोमर और फिर आपका एन आइसोमर। तो एन तो मेरे हिसाब से कोई भी बता देगा, एन की वैल्यू तो फटाफट बता दो, एन की वैल्यू तो फटाफट बता दो। अरे पेंटेन के रेडिकल कितने बनते थे? पेंटेन के रेडिकल कितने बनते थे? 8 बनते थे ना। अब भैया आपको बताना क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बताओ एम और एन की वैल्यू बताओ बच्चों, बताइए। क्या बात है पुलकित, एम की वैल्यू बताओ। अरे एन तो कोई बता देगा यार, एम एम बताओ। एम की वैल्यू 6 कैसे हुई इंसाफ है? एम तो ज्यादा आएगा ना एन से। जल्दी बताओ भाई। अरे दिव्यांशी तोमर, एन बताने में कोई आपने बहादुरी नहीं दिखाई, एम बताओ। देखो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, बना बच्चों, ठीक है ना। तो देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, पहले तो ये बना लो। कायरल कार्बन सिर्फ इसमें आया बच्चों अभी तक तो, कायरल कार्बन तो सिर्फ अभी तक इसमें आया है। फिर देखिए बेटा सुनिए, मेरे पास नेक्स्ट ये है ना, ये लिया मैंने नंबर 4, ठीक है। ये मैंने लिया नंबर 5, ये मैंने लिया नंबर 6, ठीक है। फिर फिर देखो एक ये बनेगा ClCH2, यहां से ये किसी ने भी कंसिडर नहीं किया। ये देखो बच्चों, ये कायरल है, ये कायरल है। अरे है क्या? बोलो। अरे कायरल है ना, है बच्चों। और एक देखो बेटा ये बना, इसमें कोई नहीं है। तो आपका, एक मिनट, फिफ्थ के बाद ये हो गया 6, 7 और ये हो गया आपका 8। तो अब मुझे बताओ, आप बताओ एम की वैल्यू अब बता दो।
अरे 3 ऑप्टिकली एक्टिव बन रहे हैं तो एक्स्ट्रा में 3 और आए ना, तो m बनेंगे 11 और n बनेंगे 8 बनेंगे। क्या कुछ समझ में आया? अब देखो, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता ना तो आप कर सकते। आपने जब इनका नोमेनक्लेचर किया था तो बच्चों एक्टिव आपने 3 जगह यूज किया था, याद कीजिए। एक्टिव 3 जगह है ना, बोलो बच्चों, एक्टिव 3 जगह यूज किया था। याद करो, हमने एक्टिव कब यूज करना सिखाया था? बताओ बच्चों, एक्टिव यूज करना कब सिखाया था? अरे अब तो बताओ यार, दिवाली चली गई। कायरल कार्बन 3 बार यूज किया था, याद करो, एक्टिव किया था ना, किया था बच्चों। तो फिर हो गया बेटा। तो एनेंशियोमेरिज्म समझ में आई? एनेंशियोमेरिज्म समझ में आई क्या? ये एम और एन वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रख लेना। ये एम और एन वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों। चलो अब देखो बेटा, सुनो। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन लेते हैं बच्चों मीजो आइसोमेरिज्म और मीजोमेरिज्म और मीजो कंपाउंड्स, ठीक है ना? मीजो आइसोमेरिज्म, मीजोमेरिज्म और मीजो कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं बच्चों? इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। मीजो क्या है ना? देखो, मीजो का मतलब मिड है ना? मीजो का मतलब मिड से है। तो मिड से कुछ रिलेटेड है। आप मुझे बताओ, मिड से अगर आप किसी चीज को सोच रहे हो तो फिर इक्वलिटी की बात करोगे ना? बोलो बच्चों। देखो, मीजो कंपाउंड को मैं एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझाता हूं मैं इसको। देखो बेटा, ये जैसे Cl है, ये OH है, ये H है, ठीक है? ये Cl है, OH है, ये H है बेटा, पक्का? अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? है बेटा? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा? अच्छी भली दिख रही है ना? अब मुझे बताओ, जैसे मैं Cl को नंबर 1 दूं, इसको 2 दूं, ठीक है? फिर इसको 1 दूं, इसको 2 दूं। बोलो बच्चों, ये एक दूसरे के अपोजिट घुमा रहे हैं कि नहीं घुमा रहे? बोलो बच्चों, एक दूसरे के अपोजिट घुमा रहे? अरे घुमा रहे हैं। बोलो, अगर मैं इसको बोलूं ये एंगल +50 डिग्री है, तो ये -50 डिग्री आएगा क्या? ये +50 डिग्री है तो ये -50 डिग्री आएगा। तो मुझे बताओ, नेट रोटेशन कितना आया? नेट रोटेशन कितना आया? 0 आया। तो मुझे बताओ, जब नेट रोटेशन 0 आया तो ये ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है या ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर है? ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर है। देखो बेटा, ध्यान सुनो, जब भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़नी है ना, आपको 3 चीजें दिमाग में फिट करो। 3 आइसोमर्स हो सकते हैं, एक डी, एक एल और एक मीजो कंपाउंड, है ना? डी, एल और मीजो कंपाउंड, यानी टोटल 3 है। ये 3 पॉसिबिलिटी आपको ढूंढनी है। इसमें से डीएल और तो ऑप्टिकली एक्टिव है और मीजो जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर? क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलो बच्चों, ये बात आपको समझ में आई क्या? अरे आई? तो बेटा मैंने यही तो बोला है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री बना रखा है ना हर्ष बाबू। ये बीच में क्या पट्टी लगा रखी है मैंने? ये बीच में पट्टी किसके लिए लगा रखी है? प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए तो लगा रखी है। देखो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए लगा रखी है। तो अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, इसमें ना एक बहुत ही खतरनाक चीज जो आती है ना, जहां बच्चा कंफ्यूज होता है, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा, है ना? वो जो खतरनाक चीज है वो आप समझने की कोशिश करो। देखो, इसकी मिरर इमेज ये बनी क्या? बोलो बच्चों, इसकी मिरर इमेज ये बनेगी? बनेगी, पक्का? अब बताओ, आपने यहां बोला कि नेट
रोटेशन इधर आपका 0 है, तो बच्चों इधर भी बताओ आपका नेट रोटेशन 0 है कि नहीं है? है बच्चों? है? नेट रोटेशन 0 होगा ना? होगा बच्चों। अब देखो बेटा, अब इसमें एक चीज समझना ढंग से, प्लेन ऑफ सिमेट्री है बच्चों। तो मुझे बताओ, क्या ये दोनों एनेंशियोमर है क्या? क्या ये दोनों एनेंशियोमर है क्या? अब बच्चे के दिमाग में आए कि सर देखो एक दूसरे की ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशनशिप तो है, तो ये एनेंशियोमर होने चाहिए, लेकिन एंगल ऑफ रोटेशन तो कह रहा है कि नहीं है, क्योंकि नेट रोटेशन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। एनेंशियोमेरिज्म के लिए क्या जरूरी है? एनेंशियोमेरिज्म के लिए क्या जरूरी है? बोलो बच्चों, एनेंशियोमेरिज्म के लिए क्या जरूरी है? रोटेशन इक्वल आना चाहिए और अपोजिट आना चाहिए। 0 में तो प्लस और माइनस नहीं होता ना, 0 में तो प्लस और माइनस नहीं होता ना। तो बच्चों फिर अब देखो, अब इसमें अगर आप है ना कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे ना, तो यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है ना, वो उसका अपोजिट आ रहा है। अब आपको सर लफड़ा क्या है, ये तो समझ बैठ नहीं रहा। सबसे पहले आप एक काम करो, इन कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालो। देखो बेटा, इस कार्बन का देखो, इसको नंबर 1 दोगे, इसको 2 दोगे, और इसको 3 और इसको 4, ऐसे चलेंगे बेटा। आना चाहिए था इसका S, आएगा R आएगा बेटा, आएगा ना? अच्छा, अब देखो बेटा सुनो, अब इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, इसको 3, इसको 4, ऐसे चलेंगे बेटा। तो इसका आना चाहिए R, लेकिन आएगा क्या? बोलो बच्चों, S आएगा। आएगा बेटा? आएगा कंफर्म? अब देखो, यहां इसका आएगा बेटा S और इसका आएगा R, ठीक है ना? तो देखो, अब इसमें जो सबसे बड़ा लफड़ा ये हुआ ना कि साहब रोटेशन से तो हम कह सकते हैं कि एनेंशियोमर्स नहीं है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन तो अपोजिट आ रहा है ना, S वाले का R आ गया, R वाले का S आ गया। तो अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें? बताओ भाई, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये है दोनों आइडेंटिकल बच्चों, ये एनेंशियोमर्स तो नहीं है ना? ये दोनों है तो आइडेंटिकल, एनेंशियोमर्स तो नहीं है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कौन बताएगा आप में से? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अच्छा, देखो एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, एक मिनट रुको, मैं आपको बताता हूं। बच्चों ये इस तरह का आप बना सकते हो क्या? इस तरह की अरेंजमेंट घर पे कागज को जोड़ के बना सकते हो? बोलो बच्चों, इस तरह की अरेंजमेंट कागज से जोड़ के घर पे तो बना सकते हो, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। अब मुझे बता दो बच्चों, अगर मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों बॉन्ड को 180 से रोटेट कर दूं, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है क्या? बोलो बच्चों, नहीं आता ना? अगर मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बॉन्ड को 180 से रोटेट कर दूं, तो क्या चेंज आता है? नहीं आता। अब एक बात बताओ बच्चों, कैसे चेंज करेंगे? अभी आपको दिख रहा है ये जो है वो नीचे है, दिख रहा है? अब बेटा मैं इसको 180 पर रोटेट करूंगा, तो 180 पर रोटेट करने से ध्यान देना, क्या ये 180 पर रोटेट हो गया? हो गया क्या? देखो पहले ऐसे था, अब ये 180 पर रोटेट हो गया क्या? हो गया। अभी तक मैंने कौन सा बॉन्ड किया है? अभी तक मैंने कौन सा बॉन्ड किया है? वर्टिकल किया ना, हॉरिजॉन्टल तो नहीं किया ना। अब हॉरिजॉन्टल को करने के लिए मुझे इसको घुमाना पड़ेगा ना, घुमाना पड़ेगा। क्या ये कॉन्फ़िगरेशन वापस वही नहीं आ गया क्या? अरे
कॉन्फ़िगरेशन वापस वही नहीं आ गया क्या? अरे बच्चों देखो, थोड़ा सा भी अगर आपका दिमाग है ना तो समझ में आ जाएगा। देखो वापस देखो, सुनो, ये ऐसे था, ये कार्बन ऊपर है, ये कार्बन नीचे है। जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा क्या? बोलो बच्चों, ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऐसे जाएगा, ये जाएगा। तो मैंने वर्टिकल को तो घुमा दिया, अब हॉरिजॉन्टल को भी तो घुमाऊंगा ना। तो हॉरिजॉन्टल को घुमाऊंगा तो ये ऐसे होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो बच्चों, तो मुझे बताओ, ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक वैसे ही आ गया ना? अरे वैसे ही आ गया। अब देखो बेटा, जो इसकी मिरर इमेज बनी ना, मिरर इमेज को देखो बनाते हैं बेटा। मिरर इमेज में हमने घुमाया तो देखो बेटा, सीएल, ये जो पहले, मैं इसको लिख देता हूं बेटा, देखो ये नीचे था, ठीक है, ये ऊपर था। तो बोलो बच्चों, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा क्या? आ जाएगा क्या? तो देखो बेटा, ये सीएल, ये ऐसे आ गया, ये देखो, ये वाला तो यहां चला गया और ये वाला यहां आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, मैं थोड़ा सा इसमें, ये अभी तक मैंने किस बॉन्ड को चेंज किया है? अभी तक मैंने किस बॉन्ड को चेंज किया है? वर्टिकल को। एक बार मैं ओरिजेंटल को चेंज नहीं करता, ओरिजेंटल को मैंने ऐसे ही रखा, है ना। ये जब ऊपर गया, देखो, ये जब ऊपर गया, देखिए हमने ये बोला, ये तो ऐसा आ गया और ये ऐसा आ गया बच्चों। अब आप मुझे बताओ कि ये जो वर्टिकल, इसको भी तो आपको रोटेट करना पड़ेगा। अरे वर्टिकल को भी तो रोटेट करना पड़ेगा ना, सॉरी वर्टिकल क्या, हॉरिजॉन्टल को, हॉरिजॉन्टल को भी करना पड़ेगा। तो जब आप रोटेट करोगे तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इस तरफ, ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ और ये इस तरफ। आप मुझे बताओ कि ये जो फर्स्ट और थर्ड है, क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी क्या? हो जाएगी बच्चों। आप देखो इसको समझो ना यार, बहुत सिंपल है। ये देखो, ये अभी आपके सामने दिख रहा है, मैंने इसको 180 से, अभी ऐसा है ये, है ना बेटा, मैंने 180 से रोटेट किया, ये ऐसे हो गया, और फिर मैंने इसको घुमाया, देखो वापस वही कंडीशन आ गई। अरे कुछ समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, कुछ समझ में आया? एक काम करना, आप कल है ना, एक ऐसे कागज को जोड़ के रखना अपने पास, ठीक है ना, एक कागज को ऐसे जोड़ के रखना। कल अपन इसको आगे वापस डिस्कस करेंगे, मैं इसी को वापस समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अरे राजवीर गोदारा, मैंने आपसे क्या बोला था कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखनी फिशर प्रोजेक्शन में, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो देखो ना, कौन मना कर रहा है? लो आप 3D को बना लो, ये 3D है, इसको रोटेट करके देख लो आप, मैं कल इससे भी समझा दूंगा आपको, ठीक है। ये 3D वाला मॉडल है ना, इससे भी समझा देंगे आपको, ओके।